हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि मूविंग व्हीकल प्रॉब्लम्स को हम कैसे रिलेटिव मोशन से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल कि यहाँ पर अगर आप दो व्हीकल्स को बनाएं और इनके बीच का कुछ सेपरेशन दें, डी सेपरेशन, और दोनों की वेलोसिटीज़ भी हमको पता और दोनों का एक्सीलरेशन भी हमको पता हो, तो कितने टाइम में एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करेगी, साथ साथ में जब ये व्हीकल ओवरटेक करेगी तो इस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इस प्रकार की प्रॉब्लम। सेकंड है लिफ्ट एंड गैस बलून प्रॉब्लम। अगर एक लिफ्ट है और वो लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट कर रही है, ए से जा रही है, और इसके अंदर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और ये इसने ऑब्जर्वर ने कॉइन को ड्रॉप किया। अगर इस कॉइन को इसने ड्रॉप किया है तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, या फिर यहाँ ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, ये कॉइन कितने टाइम में नीचे टकराएगा, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस। उसके अलावा वर्टिकल मोशन प्रॉब्लम्स, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर से एक बॉल को हमने ड्रॉप किया है और दूसरी बॉल को हमने ऊपर फेंका है किसी यू वेलोसिटी से, तो कितने डिस्टेंस पर, मीन्स कितनी हाइट पर जाकर ये दोनों आपस में टकराएंगे। ये हाइट निकालने का भी कॉन्सेप्ट हम रिलेटिव मोशन से ही सीख सकते हैं। टू ट्रेन प्रॉब्लम्स में एक ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन भी चल रही है। अब इन दोनों की लेंथ होती है। देखिए, व्हीकल प्रॉब्लम्स में लेंथ को हम कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन ट्रेन प्रॉब्लम्स में हम लेंथ को कंसीडर करते हैं। ये L1 है, ये L2 है, तो कितने टाइम में ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगी, या फिर जब ये ट्रेन क्रॉस करेगी तो क्रॉसिंग के दौरान दोनों ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये सब हम पढ़ेंगे। और फाइनली हम कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसको करने के बाद जो भी आपने पढ़ा है रिलेटिव मोशन में वो और आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सो एक एग्जांपल से हम यहाँ पर रिलेटिव मोशन को एनालाइज करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर दो सिनेरियो हमको दिए हुए हैं। ये पहला सिनेरियो जो है ये बस के अंदर का है, इनसाइड बस, और दूसरा है ये एक ऑब्जर्वर है, ये बस को देख रहा है। अब देखिए, हम अगर इस बॉय को ऑब्जर्वर 1 मान लेते हैं, इसको हम मानते हैं ऑब्जर्वर 1 और इसको मानते हैं हम ऑब्जर्वर 2। ये दोनों अलग अलग ऑब्जर्वर हैं। तो ऑब्जर्वर 1 क्योंकि बस के अंदर ही है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए चाहे तो ये पैसेंजर हो, चाहे ये पैसेंजर हो, चाहे ये पैसेंजर हो, ये तीनों कैसे दिखेंगे, रेस्ट में दिखेंगे। इसका मतलब कि ऑब्जर्वर 1 के लिए पैसेंजर 1, पैसेंजर 2 और पैसेंजर 3 कैसे दिखेंगे, रेस्ट में दिखेंगे। लेकिन वही अगर ऑब्जर्वर 2 देखेगा तो ऑब्जर्वर 2 के लिए, क्योंकि बस भी v वेलोसिटी से चल रही है, तो ये ऑब्जर्वर 1 भी v वेलोसिटी से चल रहा होगा, और पैसेंजर 1 भी v वेलोसिटी से चल रहा होगा, पैसेंजर 2 भी चल रहा होगा और पैसेंजर 3 भी चल रहा होगा। इसका मतलब यहाँ से हमको एनालिसिस ये देखा कि ऑब्जर्वर 1 के लिए ये सभी पैसेंजर रेस्ट पर हैं, लेकिन ऑब्जर्वर 2 के लिए ये सभी पैसेंजर मूव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फ्रेम्स का मतलब होता है कि ऐसी प्लेस जहाँ पर बैठकर ऑब्जर्वर किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर जो हमारा ऑब्जर्वर 1 था, इसके लिए फ्रेम क्या हो जाएगी, इसके लिए हमारी फ्रेम हो जाएगी, वो हो जाएगी बस। तो बस में बैठकर कोई भी ऑब्जर्वर अगर इन पैसेंजर्स के मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो उस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये रेस्ट पर हैं सभी के सभी। सिमिलरली अगर कोई बाहर खड़ा हुआ है, जैसे कि ऑब्जर्वर 2 है, ये सेकंड ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है, तो इसके लिए बस चल रही है तो सारे पैसेंजर्स भी चल रहे हैं, तो इस ऑब्जर्वर को हम कहेंगे कि इसकी फ्रेम क्या है, इसकी फ्रेम हमारी ग्राउंड फ्रेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब रिलेटिव मोशन कैसे यहाँ पर आप डिफाइन करोगे, तो हम कह सकते हैं कि एवरी मोशन इज रिलेटिव मोशन because it is observed by some observer। इसका मतलब हर मोशन ही रिलेटिव मोशन है, क्योंकि ये किसी न किसी ऑब्जर्वर के कारण ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर क्या स्टडी करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्राउंड फ्रेम को स्टडी कर चुके हैं कि ग्राउंड से हम क्या क्या एनालिसिस करते हैं। इस चैप्टर में हम उस ऑब्जर्वर के रेफरेंस में रिलेटिव मोशन को एनालाइज करेंगे जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। एग्जाम्पल कि जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर और होता, यहाँ एक ऑब्जर्वर होता जो एक गाड़ी में बैठकर मूव कर रहा होता,
तो अब ये v से जब मूव कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम ये मोशन देखेंगे उसको हम स्टडी करेंगे रिलेटिव मोशन में। बिकॉज अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप इस मोशन को देख रहे हो तो ये तो हम ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हैं, क्योंकि जब ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर रहेगा तो सारे के सारे केसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मोशन इन 1D और मोशन इन 2D में। सो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी मोशन इज ऑब्जर्व्ड बाय सम ऑब्जर्वर। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस जो है वो ऑब्जर्वर का है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है। तो अगर ऑब्जर्वर कोई भी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑब्जर्वर जो होगा या तो वो रेस्ट पर होगा ऑब्जर्वर, और या पर वो ऑब्जर्वर मोशन में होगा। तो अब अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो मोशन एनालाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर और वो हमारा रेस्ट पर है, तो हम ग्राउंड फ्रेम से कोई भी मोशन को एनालाइज कर लेंगे। सिमिलरली अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो मोशन एनालाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू सम मूविंग फ्रेम। अब आप पूछेंगे फ्रेम क्या है, तो फ्रेम इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द मोशन। मतलब ऑब्जर्वर किस जगह पर बैठा हुआ है उस स्थान या उस प्लेस को हम कहते हैं फ्रेम। अब डिपेंड ये करता है कि फ्रेम रुकी हुई है या चल रही है। ग्राउंड पर ऑब्जर्वर बैठा होगा तो ग्राउंड तो रुका हुआ है, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर किसी कार में बैठा हुआ है तो कार तो क्या होगी, कार तो चल रही होगी। जब ये कार चलेगी तो ये आसपास के पॉइंट्स हैं, तो ये आसपास के पॉइंट्स आप ग्राउंड से देखोगे तो ये पॉइंट रुके हुए दिखेंगे, लेकिन जब ये ऑब्जर्वर इन पॉइंट्स को देखेगा तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये पॉइंट भी पीछे जा रहा है और ये पॉइंट भी पीछे जा रहा है। तो यही हमारा क्या होता है रिलेटिव मोशन में पढ़ेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर एट रेस्ट, इसकी भी हम पहले एनालिसिस करते हैं। तो देखिए एवरी मोशन इज अ रिलेटिव मोशन बिकॉज इट इज ऑब्जर्व्ड बाय सम ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर एट रेस्ट, तो ग्राउंड इज नॉट मूविंग सो एज ऑब्जर्वर, क्योंकि ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है तो ऑब्जर्वर मूव नहीं करेगा। ऑल काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैविंग जीरो वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर। तो देखिए क्योंकि ये ऑब्जर्वर रुका हुआ है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो भी जीरो होगी, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। अब एक सिचुएशन हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या बोला गया है, इस सिचुएशन में बोला गया है कि जो ये ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर ने जब देखा इस कार को तो ये कार xi दूरी पर थी, और जब ये t0 पर था, और कुछ टाइम के बाद ये कितनी हो गई, xf दूरी पर हो गई। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऑब्जर्वर तो चल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जर्वर अभी इस पॉइंट पर अगर है तो बाद में भी इसी पॉइंट पर होगा। अगर t0 पर ये ऑब्जर्वर इस पॉइंट पर है तो t T पर भी ये इसी पॉइंट पर रहेगा। तो जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस पहले xi था और अब कितना हो गया, xf हो गया है। तो चेंज इन पोजीशन आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो कितनी निकालेंगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ कार डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन ऑफ कार। ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि ये तो ग्राउंड फ्रेम से है। सो इसकी वेलोसिटी जो होगी कार की, वेलोसिटी कार की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाई t। ये बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज हमारा ऑब्जर्वर रुका हुआ है। अगर हमारा ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो ये पॉइंट t टाइम पर जहाँ था वहीं पर ही हमारा t इज इक्वल टू 0 पर जहाँ था वहीं पर t इज इक्वल टू t पर है। इसीलिए सारे के सारी पोजीशंस जो होती हैं वो जो हमको दिखती हैं वही हमारे इस ऑब्जर्वर को भी दिख रही हैं, क्योंकि हम भी ग्राउंड पर बैठे हुए हैं और ये ऑब्जर्वर भी ग्राउंड पर ही बैठा हुआ है। लेकिन एनालाइज वो हमको पढ़नी है जब ये ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो। अगर ये ऑब्जर्वर मूव करेगा उस कंडीशन में आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब हम अगला केस देखेंगे जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग। मगर ये केस भी हम देखेंगे पहले ग्राउंड फ्रेम से, मतलब यहाँ पर कोई बॉय होगा वो इस मोशन को देख रहा होगा। तो ये जो कार ए है, ये कार है, ये v1 वेलोसिटी से चल रही है और ये वाली कार v2 वेलोसिटी से चल रही है। अब इनिशियली मान लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन कितना है, d है सेपरेशन। कोई भी बॉय जब ग्राउंड पर खड़ा होगा तो उसको ये कार v1 से चलती हुई दिखाई दे रही होगी, ये v2 से चलती हुई दिखाई दे रही होगी। किसी भी टाइम t पर जो ये कार है वो कितनी चल गई होगी, वो चल गई होगी, देखिए ये लिखा है v1t चल गई होगी। और ये दूसरी कार कितनी चल गई होगी, ये चल गई होगी v2t। तो पहले इनका सेपरेशन d था, अब जब ये वाली कार v1t चल गई और ये वाली कार अगर v2t चल गई तो अब कितना सेपरेशन होगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो आएगा, ये डिस्टेंस आएगा वो आएगा v1t
डी माइनस वी वन टी आ जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा वी टू टी। तो जब ऐड करेंगे डी माइनस वी वन टी प्लस वी टू टी, तो यहाँ से जो ग्राउंड फ्रेम पर बैठा हुआ है व्यक्ति, उसको ये पता चला कि इनके बीच में टी टाइम के बाद जो डिस्टेंस आया वो आया डी माइनस वी वन टी प्लस वी टू टी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि ऑब्जर्वर एट ग्राउंड ऑब्जर्व दैट द सेपरेशन बिटवीन बोथ कार्स इज डी प्लस वी टू माइनस वी वन इंटू टी, डी प्लस वी टू माइनस वी वन इंटू टी, यही हमारा आंसर था। डी प्लस हम टी को कॉमन लेंगे तो वी टू माइनस वी वन आ जाएगा। अब बात यह है कि अगर ये ऑब्जर्वर इस मोशन को देखे, हम इसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन कार, अगर इसके रिस्पेक्ट में मोशन को एनालाइज करें तब भी डिस्टेंस यही आना चाहिए। तो यही स्टडी हम रिलेटिव मोशन में करेंगे। देखिए अभी तो ग्राउंड फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम से तो यही आएगा डिस्टेंस, लेकिन अगर ये देखेगा, ये ऑब्जर्वर अगर इसको देखेगा इस कार को, तब भी इसके देखने पर भी यही डिस्टेंस आए। ये कैसे डिस्टेंस आएगा यही हम सॉल्व करेंगे रिलेटिव मोशन के अंदर। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब यहां से क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन में क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्वर होता है और आपको जो वैल्यू निकालनी है, पैरामीटर निकालना, जैसे कि आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ दिस कार विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब इस कार की वेलोसिटी ऑब्जर्वर कितनी देखेगा, तो वो पैरामीटर ऑब्जर्वर का आपको जीरो करना पड़ता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कि ये ऑब्जर्वर वेलोसिटी देख रहा है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अगर ये ऑब्जर्वर एसिलेशन देख रहा है तो इसका एसिलेशन जीरो होना चाहिए। अगर ये ऑब्जर्वर डिस्प्लेसमेंट देख रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। तब हमारा आसानी से वही आंसर आएगा जो ग्राउंड फ्रेम से आता है आंसर। तो इसके लिए क्या करते हैं कि देखिए ऑब्जर्वर V1 से चल रहा था, तो इसकी वेलोसिटी जीरो करने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट में V1 को ऐड कर देंगे, और जो ऑपरेशन ऑब्जर्वर के साथ किया गया है वही ऑपरेशन हमको ऑब्जेक्ट के साथ भी करना होगा। मतलब कि इस ऑब्जर्वर की अगर वेलोसिटी हमने नेगेटिव में जोड़ दी तो इस ऑब्जेक्ट में भी वही सेम वेलोसिटी जोड़नी पड़ेगी। तो यहां पर हमने वही किया, इसकी V1 वेलोसिटी थी और आप इस ऑब्जर्वर को इस कार की वेलोसिटी निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो इसकी वेलोसिटी हमने जीरो करी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जब हमने जीरो करी तो ऑब्जेक्ट में भी वही हमने ऑपरेशन किया। तो ऑब्जर्वर के लिए क्या ऑपरेशन किया था, V1 अगर इसकी वेलोसिटी थी तो इसको हमने अपोजिट में जोड़ दिया तो वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी V2 थी तो इसको हमने अपोजिट में क्या जोड़ा, V1 जोड़ा। तो सिचुएशन ये आ गई हमारी कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन जो ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी V2 थी, उसमें से हमने माइनस कर दी V1। तो अब यहां पर एक नई सिचुएशन आ गई है कि ऑब्जर्वर जब इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ऑब्जर्वर खुद तो नहीं चल रहा है, मगर इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक कार जो है वो V2 माइनस V1 वेलोसिटी से चल रही है। अब यहां पर अगर हम डिस्टेंस निकालें तो इनिशियल सेपरेशन इन दोनों के बीच का कितना था, D था, और टी टाइम में ये ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो टी टाइम में ये कार कितनी चल गई होगी, तो V2 माइनस V1 इंटू टी चल गई होगी। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है आपका आंसर, इन दोनों को जोड़कर वही सेम आपका आंसर आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो सेपरेशन कितना आ रहा है इसका, तो अभी जो सेपरेशन आ रहा है डी एस लिख देते हैं, ये आ रहा है D प्लस V2 माइनस V1 इंटू टी आ रहा है। ये सेपरेशन ही आपकी ग्राउंड फ्रेम का भी आ रहा था। ग्राउंड फ्रेम से जब आप इसको एनालाइज करोगे तब भी यही सेपरेशन था टी टाइम के बाद। अगर आप इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी टी टाइम के बाद यही सेम हमारा सेपरेशन आ रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको रिलेटिव मोशन को स्टडी करना है तब आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, पहले देखिए फाइंडिंग पैरामीटर्स इन रिलेटिव मोशन। देखिए ये लिखने का तरीका होता है, जैसे कि V है VAB ऐसा, तो जो बाद में लिखा होता है वो तो हमारा ऑब्जर्वर होता है, जो पहले लिखा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि ये लिखा है ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, एक्सीलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, R पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, मतलब B देख रहा है। अब देखिए जब B देख रहा है, ये B है, ये B इसको देख रहा है, तो जब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालेंगे तो B की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो करनी पड़ेगी। जब एक्सीलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालेंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ B
जीरो करना पड़ेगा, और पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो पोजीशन ऑफ बी भी क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। बस यही एकमात्र लॉजिक होता है। तो इसीलिए हमने बोला कि चाहे तो आप ग्राउंड फ्रेम से देख लो, चाहे आप किसी और मूविंग फ्रेम से देख लो, आपका आंसर सेम ही आता है। बट रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन करना बहुत आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि रिलेटिव मोशन से इजीली टाइम निकल जाता है, और जब टाइम निकलेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि जो पैरामीटर आपको ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में निकालना है वो पैरामीटर ऑब्जर्वर के लिए जीरो होना चाहिए। जैसे कि वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में ए की निकालनी है तो बी की वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी। एसेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में ए का निकालना है तो बी का एसेलरेशन जीरो करना पड़ेगा। पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में ए की निकालनी है तो बी की पोजीशन जीरो करनी पड़ेगी। और इसकी वेलोसिटी जीरो करने के लिए जो इसके साथ आपको ऑपरेशन करना होगा वही ऑपरेशन ऑब्जेक्ट के साथ भी करना होगा। जो इसके साथ, जैसे कि एसेलरेशन है तो ए आपने जीरो कर दिया, तो यहाँ भी आपको जैसे ए जीरो कैसे करोगे, तो इसमें आपको ए इस तरफ लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको ए इस तरफ लेना पड़ेगा। ये हमें यूज़ करना है ना। एक तो हमने आपको कंसेप्ट बताया कि जो ऑपरेशन आपको, जैसे ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर के लिए अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आपको जीरो करनी पड़ेगी, और वही ऑपरेशन आपको ऑब्जेक्ट के साथ भी करना पड़ेगा। लेकिन एक और तरीका है, वो तरीका ये लिखने का तरीका। देखिए यहाँ पर यू ए बी, तो आपको बताया गया है कि बी क्या है हमारा, बी ऑब्जर्वर है और ए क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। तो ये लिखने का तरीका है यू ए बी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। ये दूसरा तरीका है जिससे कि हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं। इसका मतलब है कि जब बी ए को देखेगा तो उसको कितनी वेलोसिटी उसकी दिखेगी, ये इसका मतलब है। ये लिखने का तरीका है। देखिए ऊपर वेक्टर साइन है तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन भी देखना होगा। ऐसे ही वी ए बी, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली एसेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ से हो जाएगा एसेलरेशन ऑफ ए माइनस एसेलरेशन ऑफ बी। ऐसे ही पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हो जाएगा पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर रिलेटिव एसेलरेशन कांस्टेंट है तो रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इक्वेशन मोशंस को यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस एसेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टी। सेकंड इक्वेशन हम लगा सकते हैं और थर्ड इक्वेशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें बोला गया है कि जो कार ए है ये चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, बट इसका एसेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन में है। कार बी है ये चल रही है 3 मीटर पर सेकंड से अपोजिट इस डायरेक्शन में माइनस आई कैप में। इसका एसेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है आई कैप में। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें निकालने। पहला है हमारा यू ए बी, यहाँ पर ए क्या होगा, इसको लिखेंगे हम, ये ऑब्जेक्ट होगा और बी क्या होगा, ऑब्जर्वर। इसको हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी जब ए को देख रहा है तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो बी ए को देख रहा है तो या तो आप बी की वेलोसिटी जीरो कर दो, तो ये वेलोसिटी इसको जीरो कैसे करेंगे, इस साइड इसको कितना दे देंगे 3, तो हमको इस साइड भी क्या देना पड़ेगा 3, तो 5 + 3 8 आना चाहिए। तो बी जब ए को देखेगा तो इसको लगेगा कि ये 8 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ चल रहा है। लेकिन इसको हम दूसरे मेथड से भी करते हैं जो आपको सिखाया है अभी। इसको हम लिख देते हैं यू ए माइनस यू बी वेक्टर फॉर्म में। तो यू ए कितना है 5 आई कैप माइनस यू बी कितना है -3 आई कैप, कितना आ गया 8 आई कैप। वही सेम हमारा आंसर आया। तो बी को क्या लग रहा है, बी को लग रहा है कि ए इसकी तरफ कितने से चल रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। सिमिलरली यू बी माइनस यू ए, तो हम लिखेंगे यू बी माइनस यू ए। तो ये सेकंड वाला पार्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए को क्या लगेगा कि बी कितनी तेजी से इसकी तरफ चल रहा है, तो वो हम निकाल लेते हैं। यू बी कितना है -3 आई कैप माइनस यू ए कितना है 5 आई कैप, ये हो जाएगा -8 आई कैप। सिंपल सा ही है। अगला है एसेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी के रिस्पेक्ट में अगर आपको एसेलरेशन निकालना है तो बी का एसेलरेशन जीरो करना पड़ेगा। तो अभी बी का एसेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरफ है, तो इसको हम देंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपोजिट, और जो बी के साथ किया वही ए के साथ करेंगे, ये भी हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो बी को लगेगा कि ए अपोजिट में एसेलरेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम वेक्टर फॉर्म में इसको निकाल लेते हैं।
एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ए का एक्सेलरेशन कितना है -2i कैप, माइनस बी का कितना है i कैप, -3i कैप जो हमारा आना चाहिए। तो बी को लग रहा है कि ए -3i कैप के एक्सेलरेशन से चल रहा है, और सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए बी माइनस ए बी कितना है i कैप, माइनस ए कितना है -2i कैप, तो ये आ जाएगा 3i कैप। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताते हैं आपको कि रिलेटिव मोशन हम पढ़े क्यों पढ़ना चाहिए रिलेटिव मोशन, क्योंकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको रिलेटिव मोशन से सिर्फ टाइम निकालना होता है। टाइम कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी इवेंट हो रहा हो, कोई भी इवेंट है, इवेंट मतलब दो कार्स हैं, ये दोनों कार कोलाइड कर रही हैं, ये ए है ये बी है, तो अगर इनका कोलिजन इवेंट है तो चाहे तो ग्राउंड से कोई व्यक्ति देखे, अपनी घड़ी में वो सेट कर ले टाइम, चाहे इस कार के अंदर से कोई व्यक्ति देखे या इस कार के अंदर से कोई व्यक्ति देखे, टाइम जो घड़ी में दिखेगा वो सेम रहेगा। इसका मतलब कोई भी इवेंट को होने में जो टाइम लगता है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। फ्रेम मतलब जहाँ से मोशन को देख रहे हैं। इस इवेंट को चाहे तो ग्राउंड से कोई व्यक्ति देखे, चाहे मूविंग फ्रेम से कोई व्यक्ति देखे, टाइम सेम होता है। यही रिलेटिव मोशन की खासियत है। तो यहाँ पर एनालाइज करते हैं। देखिए एनालिसिस में क्या है, ये कार ए है और ये कार बी है। कार ए वी ए से चल रही है और कार बी वी बी से चल रही है। अब अगर सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में, अगर ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो इसके पास एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में जब आप देख रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी हमको क्या करनी पड़ेगी, जीरो करनी पड़ेगी। तो हमने इस साइड इसकी वेलोसिटी वी ए दे दी तो जीरो हो गई इसकी वेलोसिटी नेट। तो वी बी को भी हमको इस साइड ही वी ए देनी पड़ेगी। तो ऑब्जर्वर ए को क्या लग रहा होगा कि जो बी है, बी ये कितने से चल रहा है इसकी तरफ, ये चल रहा है वी बी प्लस वी ए से इसकी तरफ चल रहा है। और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, डी डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कितने टाइम में कोलिजन हो गया, तो कितने टाइम में कोलिजन हो गया, तो स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डी डिवाइडेड बाय वी बी प्लस वी ए, जो ये टाइम है आपका, इतने टाइम में कोलिजन हुआ है जब ए ने देखा है बी को। अब दूसरा केस हम देखते हैं, सेकंड केस है कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी। अब ऑब्जर्वर बी देख रहा है, तो अब ऑब्जर्वर बी क्योंकि देख रहा है तो इसकी वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा। तो इसमें हम वी बी अपोजिट में देते हैं, तो यहाँ भी हमको वी बी इस डायरेक्शन में देनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर ए, सॉरी जो आपका कार ए है, कार ए चलती हुई दिखाई देगी वी ए प्लस वी बी से, किसको, कार बी वाले को। और डिस्टेंस अभी भी कितना है, टोटल डिस्टेंस डी है अभी भी। तो इस बार भी टाइम ऑफ कोलिजन कितना लग जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वी ए प्लस वी बी लग जाएगा। देखो दोनों केस में टाइम सेम है। अब तीसरा केस आप देखें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, तो जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है उस केस में कितने टाइम में इसका कोलिजन होगा ये हम निकाल लेते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं कि मान लेते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन कितना है, डी सेपरेशन है, और लेट इन टाइम टी बोथ कार्स कोलाइड। अब टाइम टी में दोनों कार अगर कोलाइड करेंगी तो अगर पहली वाली कार x चलेगी तो दूसरी वाली कार को कितना चलना पड़ेगा, d माइनस एक्स। तो अब देखिए टाइम को दोनों में, क्योंकि दोनों को टाइम तो सेम लगेगा, इसको यहां से यहां पहुंचने में और इसको यहां से यहां पहुंचने में टाइम सेम लगेगा, तो टाइम को इक्वेट कर देते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम x निकाल लेंगे। तो यहां से देखिए क्या आएगा हमारा, यहां से आ जाएगा x डिवाइडेड बाय वी ए इज इक्वल टू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वी बी के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, x इंटू वी बी इज इक्वल टू डी इंटू वी ए माइनस एक्स इंटू वी ए। तो x वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू डी वी ए। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, वो x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा डी वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी, डी वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी। लेकिन टाइम
कितना, तो देखिए इसके लिए कितना टाइम, जितना इसके लिए टाइम लगा उतना इसके लिए टाइम लगा, वही कोलिजन होगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x डिवाइडेड बाय वी ए, एक्स डिवाइडेड बाय वी ए आ जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वी ए। सो देखो यहां से क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या लिखेंगे, डी वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाई वी ए, 1 अपॉन वी ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा वी ए, तो दोबारा से टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी अपॉन वी ए प्लस वी बी। इसका मतलब तीनों केसेस में जो टाइम ऑफ कॉलिजन है वो सेम लग रहा है। तो यहां से हमने बनाया भी इस डायग्राम को कि देखिए विद रिस्पेक्ट टू ए में भी टाइम लग रहा है डी अपॉन वी ए प्लस वी बी, विद रिस्पेक्ट टू बी में भी लग रहा है और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी लग रहा है। लेकिन देखिए हमने एनालाइज जब किया तो ए के रिस्पेक्ट में आसानी से टाइम निकल गया, बी के रिस्पेक्ट में भी आसानी से टाइम निकल गया, मगर जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा तो थोड़ी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी। इसीलिए रिलेटिव मोशन से हम क्या करते हैं, इससे कोई भी इवेंट को होने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम हम रिलेटिव मोशन से निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारी एनालिसिस बहुत आसान हो जाती है। बस यही हमारा खासियत है रिलेटिव मोशन की। सो स्टूडेंट, जितना हमने अभी तक स्टडी किया है उसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ओवरटेकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक सिचुएशन दी गई है, एक हमारा कार ए है, एक कार बी है, इनिशियली 60 मीटर सेपरेशन पर है, टी इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और बी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, और पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हेन इट ओवरटेक्स बी। तो इसका मतलब ओवरटेकिंग जो है वो इवेंट है। तो अब इस ओवरटेकिंग को चाहे आप ग्राउंड से देखिए, चाहे आप ए से देखिए, चाहे आप बी से देखिए, ओवरटेकिंग में टाइम तो उतना ही लगने वाला है। तो अब हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर क्या होगा। तो हम ऑब्जर्वर को मान लेते हैं, ऑब्जर्वर हमारा होगा वो बी होता है, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे u ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो यू ए माइनस यू बी निकाल लेते हैं। तो यू ए कितना है, यू ए 10 है, माइनस यू बी कितना है, तो ये 4 है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि जब बी देख रहा है, क्योंकि बी देखो रुका हुआ है ना, बी रुक गया है, तो जब बी देख रहा है ए को, तो बी को ऐसा लग रहा है कि ए इसकी तरफ कितने से चल रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये 60 मीटर का सेपरेशन है। तो अब टाइम निकाल लीजिए पहले। तो टाइम, अब हमने बताया था ना कि रिलेटिव मोशन में हम सारी चीज़ें लगा सकते हैं। तो एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट ये तो जीरो है एक्सीलरेशन, तो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, 60 मीटर का सेपरेशन है, क्योंकि ये क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कितना चलेगा डिस्प्लेसमेंट, कितना 60 ही करेगा, 60 आई कैप। तो 60 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6 है, सॉरी वेलोसिटी 6 इंटू टी, तो टी कितना आ गया, ये आ गया 10 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड में ए बी को ओवरटेक कर लेगा। अब जब ए बी को ओवरटेक 10 सेकंड में कर लेगा, तो बोला क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। अब ए का डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, अब देखो ये किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए। तो ए कितने से चल रहा है, ए चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से, और कितने टाइम में ओवरटेक करेगा, 10 सेकंड में ओवरटेक करेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कितना हो जाएगा, तो वही लगाएंगे हम। अब इसमें ग्राउंड फ्रेम से लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि पूछा किसके रिस्पेक्ट में गया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, u कितना है इसका 10 और टाइम कितना है 10, ये हो जाएगा 100 मीटर। इसका मतलब कि टोटल डिस्टेंस जो a ट्रेवल करेगा वो होगा 100 मीटर जब ये b को ओवरटेक कर लेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या खासियत यूज़ करी कि हमने टाइम निकाल लिया रिलेटिव मोशन से, और एक बार अगर टाइम निकल गया इवेंट को पूरा होने में, फिर हमने सारे के सारी एनालिसिस ग्राउंड की फ्रेम से कर ली है। तो टाइम निकालने के लिए हमने रिलेटिव मोशन का यूज़ किया है, और उसके बाद हमने सारी एनालिसिस ग्राउंड की फ्रेम से कर ली है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 साइकिल पर पर्सन चल रहे हैं इनके बीच का सेपरेशन 30 मीटर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ए की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है और बी की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है।
एक्सीलरेशन ऑफ ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है कि चाहे तो अब बी, आप देखिए ये बी है हमारा, अगर ये ऑब्जर्वर जो ये जो बी है इसकी वेलोसिटी तो ज़्यादा है मगर इसका एक्सीलरेशन कम है, सो ए ऑब्जर्वर बी को ओवरटेक तो ज़रूर कर ही लेगा। सो अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हेन इट ओवरटेक्स बी। तो हमारा इवेंट तो ओवरटेकिंग है, तो चाहे आप ग्राउंड से देखिए, चाहे बी से देखिए, चाहे ए से देखिए, ओवरटेकिंग में लगने वाला टाइम तो सेम ही रहेगा। डिसाइड करते हैं हमको किसको ऑब्जर्वर मानना है इस बार। तो हम मानते हैं कि हमारा बी ऑब्जर्वर है, तो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो हमारा बी है। तो सारे पैरामीटर निकालते हैं, u ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या हो जाएगा u ऑफ ए माइनस यू ऑफ बी। तो u ऑफ ए कितना है आपका, u ऑफ ए है हमारा 3i कैप माइनस यू ऑफ बी क्या है 12i कैप, तो ये आ गया माइनस 9i कैप। इसका मतलब ये हुआ कि जब बी ए को देख रहा है तो बी को ऐसा लग रहा है, देखो -9 आ रहा है ना, बी को ऐसा लग रहा है कि इससे दूर जा रहा है, पास नहीं आ रहा है, दूर जा रहा है। लेकिन कैलकुलेशन में सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी भी निकाल लेते हैं। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, तो कितना आ जाएगा, ए का एक्सीलरेशन कितना है 10i कैप माइनस बी का कितना है 4i कैप, कितना हो गया 6i कैप हो गया। इन दोनों को यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं। पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30i कैप, क्योंकि देखो 30 चलेगा, बी तो रुका हुआ है भाई। अगर डिस्प्लेसमेंट देखना है आपको तो बी का डिस्प्लेसमेंट जीरो करना पड़ेगा, वेलोसिटी देखनी है तो वेलोसिटी बी की जीरो करनी पड़ेगी, एक्सीलरेशन देखना है तो एक्सीलरेशन भी बी का आपको जीरो करना पड़ेगा, अगर आपको रिलेटिव मोशन के अनुसार टाइम निकालना है तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, बिकॉज एक्सीलरेशन कांस्टेंट, रिलेटिव एक्सीलरेशन एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी स्क्वायर। सब्सटीट्यूट करेंगे, 30 इज इक्वल टू यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस 9t प्लस हाफ, ए कितना दिया हुआ है 6 इंटू टी स्क्वायर आ गया। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू माइनस 18t प्लस 6t स्क्वायर, 6 से डिवाइड कर देते हैं तो आएगा 10 इज इक्वल टू माइनस 3t प्लस टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो t सॉल्व करेंगे t, तो ये आ जाएगा t माइनस 5 प्लस 2, तो t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इससे क्या आएगा हमारा आंसर, इससे हमारा आंसर आएगा कि t इज इक्वल टू -2 और t इज इक्वल टू 5। तो टाइम नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता है, तो t इज इक्वल टू 5। 5 सेकंड में क्या किया, a ओवरटेक्स b। अब देखिए टाइम तो हमने निकाले रिलेटिव मोशन से, अब ग्राउंड फ्रेम से हम निकालते हैं कितना चला है a। तो अब देखिए अगर a की बात करेंगे तो a की वेलोसिटी कितनी दे रखी थी आपको, तो u दे रखा था a के लिए, u दे रखा 3 और a दे रखा 10, तो u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कितना हो जाएगा। तो अब देखो ग्राउंड के फ्रेम से निकालना है हमको, तो s इज इक्वल टू डायरेक्टली लगाएंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u कितना है 3 और टाइम कितना आया है इसका 5, 3 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर, तो ये जाएगा 15 प्लस ये 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 25, तो आ जाएगा 15 इंटू 15 प्लस 125, तो 15 प्लस 125 इसका आंसर आएगा, तो 15 प्लस 125, तो कितना हो गया 140 मीटर। ये 140 मीटर चला होगा तब जाकर इसने बी को ओवरटेक कर पाया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर कार ए दी हुई है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन 0 है, दैट मीन्स ये 12 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट से चल रही है। और कार बी दी हुई है,
ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एसिलरेशन से एसिलरेट कर रही है, बट वेलोसिटी इसकी 0 है। तो बोला गया है डज कार ए ओवरटेक्स कार बी, इफ नॉट फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कार ए एंड कार बी। इस सिचुएशन को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं कि ये ओवरटेक कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसके डेटा ले लिए। देखो शुरुआत में क्या होगा, कॉन्सेप्ट एक काइनेमेटिक्स का होता है, वो आपको जानना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब दो बॉडीज़ होती हैं, देखिए इसको हम दोबारा से बनाते हैं। दो बॉडीज़ हैं, एक को आप मान लीजिए ए और एक को आप मान लीजिए बी। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये v1 वेलोसिटी से चल रही है और ये v2 वेलोसिटी से चल रही है। अगर v1 इज़ ग्रेटर देन v2, उस कंडीशन में जो इनके सेपरेशन होता है बीच का, देन d इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम, समय के साथ d जो है वो कम होगा। उसके अलावा अगर v1 इज इक्वल टू v2 होगा तो d जो है वो कांस्टेंट होगा। और तीसरा केस है कि अगर v1 छोटा है और v2 बड़ा है, मतलब कि a की स्पीड कम है और b की स्पीड ज़्यादा है, तो तब क्या होगा, तब d जो है वो इंक्रीज होगा विद टाइम। अब इस सिचुएशन में आप देखते हैं, इस सिचुएशन में देखिए कि t इज इक्वल टू 1, देखिए t इज इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी a कितनी हो जाएगी, वो तो 12 ही रहेगी, और वेलोसिटी b कितनी हो जाएगी, तो हम क्या लगाएंगे, u प्लस AT लगाएंगे, u तो 0 है इसका, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1, तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा वाला केस आ रहा है आपका, ये तो ये आ रहा है v1 इज ग्रेटर देन v2। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी a की वेलोसिटी ज़्यादा है, b की वेलोसिटी कम है, तो डिस्टेंस तो कम होना चाहिए। उसके बाद अगर t इज इक्वल टू 2 पर देखते हैं, तो t इज इक्वल टू 2, va रहेगी 12, मगर vb कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 2, ये हो जाएगी 8। मतलब अभी भी साफ ये है कि a की वेलोसिटी ज़्यादा है और b की वेलोसिटी कम है, तो अभी भी डिस्टेंस कम हो रहा होगा। तो अब क्या ये ओवरटेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर रिलेटिव मोशन के अप्रोच का यूज़ करते हैं और टाइम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर रिलेटिव मोशन की अप्रोच का यूज़ करते हैं, दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। ये हम बनाते हैं ए को और यहाँ बनाते हैं हम बी, डेटा सारे के सारे लिख देते हैं, ये हमारा बी बन गया। अब यू ए कितना दिया हुआ है, 12 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इनके बीच का कुछ इनिशियल सेपरेशन दिया हुआ था, और ए बी भी आपको दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है 4 और सेपरेशन 20, ये है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेपरेशन 20 मीटर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो पहले हमने आपको एनालाइज बता दिया कि ए की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, कब तक ज़्यादा, इवन t इजिकल टू 2 सेकेंड तक भी ज़्यादा है, 3 भी हो सकता है ज़्यादा हो, और b की वेलोसिटी जो है वो कम है, तो टाइम के साथ जो सेपरेशन होगा वो तो कम होता जाएगा। तो अब हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो हम पहले टाइम निकालते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट इन टाइम t a ओवरटेक्स b, तो t टाइम पर a ने b को ओवरटेक कर दिया। तो अगर ये टाइम की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हमारा अजम्पशन सही है। अगर इस टाइम की वैल्यू नेगेटिव आ गई या फिर इमेजिनरी आ गई, इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है, तो ये कभी ओवरटेक नहीं करेगा। तो अब टाइम निकालना है, तो यहाँ पर इवेंट क्या है, यहाँ पर इवेंट है वो है ओवरटेकिंग। तो अगर इवेंट ओवरटेकिंग है तो अब किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में निकालिए, सेम ही आंसर आएगा। तो हम डिसाइड कर लेते हैं जो ऑब्जर्वर है वो हमारा बी है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, यू ए माइनस यू बी। तो यू ए कितना है, वो तो हमारा 12 आई कैप है, और यू बी 0 है, तो ये आ गया 12 आई कैप। साथ साथ में एसिलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, एसिलरेशन ऑफ ए माइनस एसिलरेशन ऑफ बी। तो ये कितना आ गया, तो एसिलरेशन ए का कितना है 0 है और बी का कितना है 4 है, तो 0 माइनस 4 आई कैप, ये आ गया माइनस 4 आई कैप। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये कितना 20 मीटर इसको चलना पड़ेगा, तो ये आ गया 20 आई कैप। तो लगाते हैं सेकंड इक्वेशन, एस ए बी इज इक्वल टू यू ए बी टी
प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 20 इज इक्वल टू यू कितना दिया है, यू आ रहा है आपका 12, तो 12t और माइनस हाफ इंटू 4t स्क्वायर, तो 20 इज इक्वल टू 12t माइनस 2t स्क्वायर। यहाँ से आएगा 10 इज इक्वल टू 6t माइनस टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, तो यहाँ से बी स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 10, तो यहाँ से आ रहा है 36 माइनस 40, ये तो 1 से छोटा, ये तो 0 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो टाइम आएगा इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो इसका मतलब कि ए बी को कभी ओवरटेक नहीं करेगा। तो यहां से लिख देंगे ए विल नेवर ओवरटेक्स बी। तो अगर ओवरटेक नहीं कर रहा तो मिनिमम डिस्टेंस देखिए आप, तो मिनिमम डिस्टेंस में आप एनालाइज करेंगे दोबारा से, तो ए की वेलोसिटी लिखते हैं, ए यू इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, और बी का हम एक्सीलरेशन लिखते हैं। तो जो बी है इसका एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, इसका एक्सीलरेशन दिया हुआ है हमें, वो दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहां पर सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी कि शुरुआत में इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, v1 va इज ग्रेटर देन vb इनिशियली, तो क्या होगा शुरुआत में इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। लेकिन क्या होगा देखिए, यहाँ पर हम अगर डेटा लिखें, यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, t इज इक्वल टू 1, va 12, vb इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 2, va इज इक्वल टू 12, vb इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 3, va इज इक्वल टू 12, vb इज इक्वल टू 12 एंड t इज इक्वल टू 4, va इज इक्वल टू 12 एंड vb इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब देखिए ध्यान से कि 1 सेकंड पर a की ज़्यादा है, b की वेलोसिटी कम है, डिस्टेंस कम होगा इनके बीच का। 2 सेकंड पर भी a की वेलोसिटी ज़्यादा, b की वेलोसिटी कम, तब भी डिस्टेंस कम होगा। 3 सेकंड पर दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई, और 4 सेकंड पर b की वेलोसिटी ज़्यादा है और a की वेलोसिटी कम, तो अब डिस्टेंस इनके बीच का बढ़ेगा। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस कब हो सकता है, तो d मिनिमम कब होगा, वैन कब, जब va इज इक्वल टू vb हो जाए। जब a और b की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी तभी तो हो सकता है। तो हम मानते हैं एट t va इज इक्वल टू vb, तो va क्या लिखोगे, ua प्लस एक्सीलरेशन ऑफ a इंटू टी इज इक्वल टू ub प्लस एक्सीलरेशन ऑफ b इंटू टी। अब ua कितना है 12, a कितना है 0, एक्सीलरेशन a का कुछ नहीं है, इज इक्वल टू ub कितना है 0 और एक्सीलरेशन b कितना है 4 इंटू टी। यहाँ से सॉल्व करेंगे फर्दर, तो 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 4t, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 3 सेकेंड्स। इसका मतलब एट t इज इक्वल टू 3 d इज मिनिमम। अब क्या पूछा गया है कि मिनिमम डिस्टेंस बताना है, तो अब देखिए दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको। अब a बनाइए यहाँ पर और यहाँ बनाते हैं हम b, ये हमारा बन गया b। सेपरेशन इनके बीच में इनिशियल कितना है, तो इनिशियल सेपरेशन अगर आप देखें इनके बीच का, तो इनके बीच का सेपरेशन 20 है, तो इनके बीच का सेपरेशन तो है 20 मीटर। इसकी वेलोसिटी कितनी है, u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब देखिए t इज इक्वल टू 3 में क्या सिचुएशन आएगी, एट t इज इक्वल टू 3 एस ऑफ ए, पोजिशन डिस्प्लेसमेंट a कितना हो जाएगा, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट b का कितना हो जाएगा ubt प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। t3 आया है तो एस ए यहां से निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ a, तो ua कितना है 12 और टाइम कितना था, टाइम था 3 प्लस एक्सीलरेशन 0 है तो 36 मीटर, तो ये हो गया। और एस बी की बात करेंगे तो एस बी कितना हो गया है, तो 0 प्लस
हाफ एक्सीलरेशन कितना है 4 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया 9, तो यहाँ आ गया हमारा 2, तो ये 18 मीटर चल गया। दोबारा इनकी पोजीशन बनाते हैं, तो बी तो यहाँ से कितना चल गया 18 मीटर चल गया, यहाँ तो बी पहुँच गया है। और ए कितना चला, तो ए यहाँ से चला है कितना 36 मीटर, तो 20 प्लस 16, तो यहाँ से 36 का मतलब कितना हो गया, यहाँ से 36 का मतलब हो गया है कि ये तो 20 खत्म हो गया, ये कितना चला है, ये चला है 16 मीटर। तो आप देख लीजिए कि इनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन था, ये मिनिमम सेपरेशन कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 मीटर के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अगर आप समझेंगे तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चंस कर पाएंगे। स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम भी प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही है, यहाँ ए साइकिलिस्ट और ये बी साइकिलिस्ट। ए इनिशियल चल रहा है आपका 7 मीटर पर सेकंड से, एक्सीलरेशन 0 है, और बी चल रहा है 0 से, मगर इसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है। तो इसमें बोला गया है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टाइम व्हेन ए ओवरटेक्स बी, तो इसका मतलब ए ओवरटेक बी करेगा कि नहीं करेगा, तो टाइम हम निकालेंगे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है बाई टी इज इक्वल टू 1, जब आएगा टी इज इक्वल टू 1, तो वी ए कितना रहेगा 7, मगर वी बी हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो 1 रहेगा। t इज इक्वल टू 2 पर कितना रहेगा, वी ए 7 रहेगा, मगर वी बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इनिशियली वी ए की वेलोसिटी ज़्यादा है और वी बी ये कम है, तो d जो होगा वो कम होता जाएगा इनके बीच का। तो ऐसा भी हो सकता है कि ए इस बी को ओवरटेक कर जाए। तो लॉजिक तो वही है हमारा कि जो इवेंट है हमारा इवेंट, ये क्या है, ये तो ओवरटेकिंग है, ओवरटेकिंग हमारा इवेंट है। तो अब हम इस इवेंट का टाइम निकालने के लिए कोई भी ऑब्जर्वर ले लेते हैं। तो लेट ऑब्जर्वर इज इक्वल टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब निकालेंगे तो वेलोसिटी ए माइनस वेलोसिटी बी आ जाएगा। तो यू ए कितना है, यू ए 7 है, आई कैप माइनस यू बी 0 है, तो ये आ गया 7 आई कैप। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब निकालेंगे तो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए 0 है और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी है हमारा 1 आई कैप। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वैल्यूज हमको पता चल गई हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो हमको पता चल गई पॉजिटिव आ रही है, वो कितनी आ रही है 7 आई कैप, 7 आई कैप आ रही है, और एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो आ रही है वो आ रही है आई कैप माइनस में। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए ए को, वो चाहिए 12 मीटर। तो 12 मीटर सॉल्व करते हैं। लेट इन टाइम टी ए ओवरटेक्स बी, टी टाइम पर ए ने बी को ओवरटेक किया, तो एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी प्लस हाफ ए ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 12 इज इक्वल टू 7 आई, तो 7 इंटू टी माइनस हाफ इंटू ए कितना है 1 इंटू टी स्क्वायर। तो 24 इज इक्वल टू 14 टी माइनस टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर माइनस 14 टी प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा टी स्क्वायर माइनस 12 टी माइनस 2 टी प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो टी माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए दो टाइम आ रहे हैं, टी इज इक्वल टू 2 एंड टी इज इक्वल टू 12 आ रहे हैं। ये दो टाइम क्यों आ रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए दो टाइम आने का मतलब ये हुआ कि यहां पर हम बनाते हैं ए, ये ए हमारा बन गया और ये हमारा बन गया है बी। ए और बी दोनों आ गए और इनके बीच का सेपरेशन कितना था शुरुआत में, तो सेपरेशन था 12 मीटर, 12 मीटर। अब ए की वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, ये थी हमारी 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, और बी का जो एक्सीलरेशन था वो था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्योंकि ए की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो 2 सेकंड बाद ही ए ने बी को ओवरटेक कर दिया होगा।
2 सेकंड बाद जब ए ने बी को ओवरटेक किया होगा, उसके बाद क्योंकि ए की तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मगर बी की वेलोसिटी तो क्या है, लगातार बढ़ रही है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और 12 सेकंड पर बी दोबारा से ए को ओवरटेक कर देगा। देखिए हम डेटा भी लेते, यहाँ पर ले सकते हैं हम, कि यहाँ पर हम ए लिखते हैं, यहाँ हम ए लिखते हैं, और यहाँ पर हम बी लिखते हैं, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना मानते हैं, ये हमने मान लिया 12 मीटर। तो अब देखिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर देगा, क्योंकि आ रहा है ना t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, बस कि u दे रखी है 7 और a दे रखा है 1, u इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड इस तरफ चल रहा है, और ये चल रहा है a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी इस साइड चल रहा है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर देखो दोनों, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s ऑफ a इज इक्वल टू 7 इंटू 2 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 14 मीटर इसने ट्रेवल किया, और एस बी ने कितना किया, 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ये 4, तो ये क्या 2 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल। तो आप खुद ही देख लीजिए कि जब 14 मीटर से डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देखिए ये यहाँ पर था, यहाँ से अभी इनिशियल इनके बीच का कितना डिस्टेंस था, 12 मीटर था डिस्टेंस इनका, ये ए यहाँ बना लीजिए आप, और यहाँ बी बना लीजिए, और अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 14 मीटर, तो ये आ गया हमारा 14 मीटर, और बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर, तो दोनों क्या हो गए, दोनों ओवरलैप हो गए, ए एंड बी ये हो गए। तो पहले इनिशियली क्या हो गया कि 2 सेकंड पर क्या होगा, दोनों ने इसको ओवरटेक कर दिया, जो ए ने है, ए ने बी को ओवरटेक कर दिया है। अब 2 सेकंड बाद क्या होगा, धीरे धीरे बी की वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब बी की वेलोसिटी बढ़ेगी उसके बाद बी दोबारा से ए को ओवरटेक कर देगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर a ओवरटेक्स b एंड t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स b ओवरटेक्स a। ये है हमारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं, 2 बार ओवरटेकिंग हो रही है, एक बार a b को ओवरटेक कर रहा है, दूसरी बार b a को ओवरटेक कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, वही सेम क्वेश्चन है, इसमें हमने एक्सीलरेशन दोनों के दे रखे, 100 मीटर इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, ए की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, ए का एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आई कैप में, या हम आई कैप भी लिख देते हैं, तो ये आई कैप, दोनों हमारे आई कैप है ये, और ये भी आई कैप है। सिमिलरली बी की जो वेलोसिटी है वो भी 10 दी है, और एक्सीलरेशन 5 दिया, और ये भी क्या है, ये भी आई कैप में, ये भी आई कैप में और ये भी आई कैप में। आपको बताना है कि फाइंड द टाइम व्हेन कार ओवरटेक्स मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि 2 टाइम की वैल्यूज आ जाएं। तो पहली टाइम की वैल्यू में कार मोटरसाइकिल को ओवरटेक करेगी, दूसरी टाइम की वैल्यू मोटरसाइकिल दोबारा कार को ओवरटेक कर देगी। रीजन इसका ये है कि ए का एक्सीलरेशन कम है और बी का एक्सीलरेशन ज़्यादा है, लेकिन ए की वेलोसिटी ज़्यादा और बी की वेलोसिटी कम है। तो इनिशियली क्योंकि इस कार की वेलोसिटी ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो हो सकता है कि डिस्टेंस कम होते होते दोनों ये ओवरटेक कर जाए और ये कार जो है आगे निकल जाए। लेकिन उसके बाद क्योंकि एक्सीलरेशन बी का ज़्यादा है तो बी की वेलोसिटी दोबारा से बढ़ती जाएगी, और एक लिमिट ऐसी आएगी कि बी की वेलोसिटी ए के बराबर आ जाएगी और फिर ये बी ए को ओवरटेक कर देगी। नाउ आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आपका आंसर आया। नाउ स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे हॉट गैस एयर बलून प्रॉब्लम्स। देखिए, जिस प्रकार से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे ही हम लिफ्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जब आप पढ़ लेंगे तो आप लिफ्ट प्रॉब्लम्स भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये तो आपने देखा होगा, ये हॉट गैस एयर बलून होता है। ये जो इसका बेस है, यहाँ पर मान लेते कुछ ऑब्जर्वर्स खड़े हैं, कुछ पर्सन खड़े हुए हैं, तो इसको हमने मैग्नीफाई किया। तो देखिए, ये हमारा बलून का जो ये फ्रेम है, ये बलून का फ्रेम है। यहाँ एक बॉय खड़ा हुआ है और इसके अंदर एक और बॉय खड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक तीसरा बॉय है। तो देखिए, ये वाला बॉय है, ये ऑब्जर्वर एट ग्राउंड है, ये ग्राउंड से ये जो है बॉय इसको ऑब्जर्व कर रहा है, और ये छोटा सा बॉय है, ये इस बलून के अंदर ही बैठा हुआ है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो उनको नाम दे देते हैं हम, एक को ए लिख देते हैं, एक को बी लिख देते हैं। तो इसको हम लिखते हैं ए, ये मान लेते हैं ए है, और ये हम मान लेते हैं बी है, ऐसा हम लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिचुएशन ये हुई
कि इसने बलून के अंदर एक कॉइन को ड्रॉप किया। जब इसने एक कॉइन को ड्रॉप किया तो अब हमारा इवेंट क्या हो गया, हमारा इवेंट हो गया है, इवेंट वो है हमारा ड्रॉपिंग ऑफ कॉइन। और हमको निकालना क्या है कि कितने टाइम में ये कॉइन नीचे टकराएगा। तो चाहे तो ऑब्जर्वर बी देखे चाहे ऑब्जर्वर ए देखे, जो टाइम लगेगा इस कॉइन को नीचे टकराने में वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर जब भी हम बलून प्रॉब्लम या लिफ्ट प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे तो हम दो तरीके से इसको एनालाइज करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बलून और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू बलून आसान हो जाएगा क्योंकि अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं तो टाइम जब भी हमने निकाला है तो मूविंग फ्रेम से जब हम टाइम निकाल रहे हैं तो आसानी से निकल पा रहा है, और अगर ग्राउंड फ्रेम से निकाल रहे हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है इसके अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब इस बॉय ने लिफ्ट के अंदर एक कॉइन को ड्रॉप किया ये हाइट h से, तो कितने टाइम में ये कॉइन लिफ्ट के बेस पर टकराया। चाहे तो ऑब्जर्वर ये देखे जो लिफ्ट के अंदर है या बलून के अंदर है, या फिर ऑब्जर्वर देखे जो कि आपके ग्राउंड पर है, दोनों के लिए टाइम सेम आना चाहिए। और यही केस हमारा लिफ्ट में होगा। इसके बाद हम एक और केस एनालाइज करेंगे, जब ये बॉय इस बलून के बाहर इस कॉइन को ड्रॉप करेगा, उस कंडीशन में कितने टाइम पर ये कॉइन नीचे गिरेगा। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। तो अब यहां पर देखिए, एनालाइजिंग द मोशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन बलून। यहां पर हम एनालाइज करेंगे। देखिए, जब इस बॉय के हाथ में कॉइन था, तो बॉय भी ऊपर चल रहा है v वेलोसिटी से और कॉइन भी जा रहा है v वेलोसिटी से ऊपर की साइड में, और जो आपका ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है या बलून के अंदर खड़ा हुआ है वो भी v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, विद रिस्पेक्ट टू बलून है। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये बॉय है इसको हम ऑब्जर्वर मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऑब्जर्वर जब मानेंगे, और जो कॉइन है, ये जो कॉइन है इसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। और ये हाइट जो है आपकी, ये हाइट आपको दी हुई है, कितनी दे रखी है हाइट, ये दे रखी है h हाइट। सो टाइम, क्योंकि देखो इवेंट क्या है, इवेंट है हमारा, इस बार इवेंट है वो है स्ट्राइकिंग ऑफ कॉइन विद बेस। तो यहां से जो सिचुएशन एनालाइज करेंगे वो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहां से क्या करते हैं, u ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो हो जाएगा u ऑफ कॉइन माइनस u ऑफ ऑब्जर्वर। लेकिन जब इस कॉइन को ड्रॉप किया होगा उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी तो ऊपर की साइड में होगी v, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी ऊपर की साइड में v है। भाई दोनों लिफ्ट के अंदर ही है ना, इसके हाथ में है अभी कॉइन, इसके जब हाथ में कॉइन है अभी, तो क्योंकि इसका हाथ भी v से ऊपर जा रहा है तो कॉइन भी v से ऊपर जा रहा है। तो जैसे ये छोड़ेगा कॉइन को तो कॉइन की वेलोसिटी v ऊपर की साइड होगी, और जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है ये ऑब्जर्वर, इसकी वेलोसिटी भी v ऊपर की साइड में है, तो दोनों की सेम वेलोसिटी आ रही है। तो यहां से हम लिखेंगे v जे कैप माइनस v जे कैप, तो ये तो जीरो आ गया। तो u ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या आ गया, ये जीरो आ गया। अब एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आप देखिए, तो एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो जब कॉइन को उसने रिलीज किया है, इसको अगर हमने रिलीज किया है तो इसका तो फ्री फॉल होने लगा, क्योंकि कोई फोर्स और लग नहीं रही है, हाथ से छोड़ दिया। जब हाथ से छोड़ा तो एक ही फोर्स लग रही है इस कॉइन पर, वो कौन सी लग रही है, mg फोर्स लग रही है। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, g हो जाएगा डाउनवर्ड। लेकिन जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है वो ऑब्जर्वर का कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, बिकॉज जो आपका बलून है वो तो v से ऊपर चल रहा है कांस्टेंट, तो ये ऑब्जर्वर v से ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो आएगा, तो एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन आएगा माइनस g माइनस जीरो, तो ये आएगा माइनस g जे कैप में आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना है, तो ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का खुद का डिस्प्लेसमेंट जीरो ही है भाई, लिफ्ट ये हमारा बलून के अंदर है, ऑब्जर्वर बलून के अंदर बैठा हुआ है, तो इसको क्या लग रहा है, इसको तो लग रहा है कि बलून चल ही नहीं रहा है ना ये भाई। यहाँ पर ऑब्जर्वर जब खड़ा हुआ है तो ये वाला ये जो सरफेस का पॉइंट है,
तो जब ये देख रहा है इस पॉइंट को, तो ये तो मूव करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है इसको, तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं इसके खुद के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से लिखते हैं कॉइन का डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, तो कॉइन नीचे आ रहा है, तो माइनस एच जे कैप माइनस 0। अब ये तीनों चीज़ें आ गई, सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू यू ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इंटू टी प्लस हाफ ए ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इंटू टी स्क्वायर। सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस एच इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे फर्दर तो आएगा 2h बाय जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टाइम आ जाएगा, वो आ जाएगा 2h बाय जी के बराबर, 2h बाय जी रूट में। इतने टाइम के बाद कॉइन जो है वो ग्राउंड से टकराएगा, मतलब कि बलून के सरफेस से टकराएगा जिस फ्रेम में बैठा हुआ है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो अब ये हम किसके रिस्पेक्ट में एनालाइज करेंगे, ग्राउंड फ्रेम से एनालाइज करते हैं ये सेम सिचुएशन, और हमारा आंसर भी वही सेम आना चाहिए। जब ग्राउंड फ्रेम से हम इसको एनालाइज करेंगे तब देखिए ध्यान से, ये ऑब्जर्वर है, ये तो चल भी नहीं रहा, ना तो इसका u है, u 0 है, और इसका s भी 0 है, या इसका a भी 0 है। लेकिन जब ये ऑब्जर्वर इस लिफ्ट को देख रहा है तो लिफ्ट v से चल रही है, और साथ साथ में जब इसने इस कॉइन को ड्रॉप किया, ये इसका हाथ है, ये कॉइन है, ये जो पर्सन है ये v से चल रहा होगा और कॉइन भी v से चल रहा होगा। तो जब इसने कॉइन को ड्रॉप किया, व्हेन कॉइन ड्रॉप, तो कॉइन के पास एक इनिशियल वेलोसिटी आ गई होगी, वो कितनी आ गई होगी, वो आ गई होगी v के बराबर। ये सब हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये जब इसको देखेगा कॉइन को, तो इसको क्या लगेगा कि कॉइन की वेलोसिटी तो v है, और साथ साथ में कॉइन का फ्री फॉल भी हो रहा है, तो इसका फ्री फॉल भी हो रहा है। तो इसका जो एसिलरेशन है, इसका एसिलरेशन है माइनस। ये देखिए पहले केस में ही माइनस जीता, दूसरे केस में ही माइनस जीता। लेकिन यहां पर एक बात ये है कि ये जो लिफ्ट इसका बलून का सरफेस है ये भी ऊपर चल रहा है इस बार। तो यहां से जब ये ऊपर चल रहा है तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है कि ये सरफेस भी किससे ऊपर चल रहा है, v से। तो यहां पर ये भी किससे चल रहा है, v से ऊपर चल रहा है। तो अब हम सिचुएशन को दोबारा से बनाते हैं। तो यहां पर हम बनाते हैं कॉइन, क्योंकि कॉइन क्या है, कॉइन की वेलोसिटी ऊपर की साइड में दे रखी है v, और एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की साइड में a इज इक्वल टू जी के बराबर। ये हाइट इनिशियल थी, इनिशियल हाइट थी h, लेकिन लेट इन टाइम t द कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर को स्ट्राइक कर दिया कॉइन ने टी टाइम पर। तो इसका मतलब हुआ कि फ्लोर कितना चली होगी, तो फ्लोर भी तो चली होगी। तो टी टाइम में ये फ्लोर चली है हमारी वी टी के बराबर। तो कॉइन कितना चला होगा, तो कॉइन चला होगा सिर्फ और सिर्फ यहां टकराने से पहले वो चला होगा h माइनस वी टी के बराबर। ठीक है, हमको t तो निकालना ही है। तो यहां से अब क्या करते हैं हम, यहां से या फिर इसको x मान लेते हैं। तो देखिए इधर पर हम लिखेंगे, देखो ये है हमारा, सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो फॉर कॉइन माइनस h माइनस वी टी, हम सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन में आप देखिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की साइड में, ये सब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हैं ना हम। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की साइड में कॉइन का, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। तो s इज इक्वल टू यू टी, यू क्या है इसका, वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन लग गई है। तो देखिए यहाँ से सॉल्व अगर हम करेंगे इसको, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एच प्लस वी टी इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से दोबारा से आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो दोबारा से टी आ गया 2h बाय जी का रूट। तो दोनों ही केस में सेम हमारा आंसर आ रहा है। चाहे तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये कॉइन ऊपर जाते हुए दिखाई देगा इस ऑब्जर्वर को,
इसका एक्सेलरेशन जी नीचे की साइड में होगा, लेकिन ये डिस्टेंस जो होगा ये वेरिएबल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा वेरिएबल? क्योंकि ये पॉइंट भी वी से ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, तो टाइम के साथ ये डिस्टेंस भी चेंज होगा। बस यही एक अंतर है दोनों में। अगर आप किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, अगर आप इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये ऑब्जर्वर, क्योंकि देखो जितना ये पॉइंट ऊपर चल रहा है उतना ये पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये वाला पॉइंट ऊपर चल ही नहीं रहा है। देखिए इसको, ये जब इसको देखेगा इस पॉइंट को, तो उसको लगेगा कि ये पॉइंट ऊपर नहीं चल रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि कॉइन की कोई भी वेलोसिटी नहीं है और ये सीधे सीधे फ्री फॉल कर रहा है जी से, और डिस्टेंस एच है। तो दोनों ही केस में आपका टाइम आ गया। अब देखिए किसी भी केस से आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2h/g, इसका दोनों का 2h/g आ गया आंसर। जो प्रीवियसली हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर एक हम छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लिफ्ट चल रही है ऊपर की, अब देखिए बलून की जगह लिफ्ट है, तो लिफ्ट बलून सेम केस है, 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है लिफ्ट। ये अब साथ साथ में इस कॉइन को हमने ड्रॉप किया। देखिए यहाँ पर है कॉइन इज रिलीज्ड इन द लिफ्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय कॉइन टू स्ट्राइक फ्लोर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिफ्ट फ्रॉम रिलीजिंग द कॉइन टू द स्ट्राइकिंग विद द फ्लोर। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट करना है पहले हमको एक क्वेश्चन। तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर ही बैठाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट के अंदर बैठकर इस मोशन को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अब वही सेम है, इवेंट क्या है, इवेंट हमारा है इसको टकराना, कितनी देर में टकरा रहा है। तो अब टाइम सबके लिए सेम है, चाहे तो ये ऑब्जर्वर यहाँ हो चाहे ऑब्जर्वर ग्राउंड पर हो, दोनों के लिए टाइम सेम लगेगा। तो अब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन लिफ्ट, लिफ्ट में अगर ऑब्जर्वर है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। जब ऑब्जर्वर ने कॉइन को देखा तो कॉइन की उसको कितनी वेलोसिटी दिखी, तो वही सेम है, सारी चीज़ हम बता रहे हैं। तो देखो जब कॉइन को रिलीज करेगा तो कॉइन की वेलोसिटी 4 रहेगी और ऑब्जर्वर की भी 4 रहेगी। तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉइन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितनी, 0 हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर लगेंगे 4 - 4 इज इक्वल टू 0। एंड एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो अब कॉइन का तो फ्री फॉल हो गया है, तो ये तो जी से नीचे जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वर इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है बिकॉज ये लिफ्ट तो 4 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट से चल रही है। तो एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन कितना हो गया, ये हो गया -10 - 0। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, नीचे की साइड आ रहा है तो -2 आएगा। सब्स्टिट्यूट करिए तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो 0 - हाफ इंटू 10t², तो 4/10 रूट में आ रहा है t। अब इसमें क्या बोला गया है कि पूछा गया है कि लिफ्ट फ्रॉम रिलीजिंग द कॉइन टू स्ट्राइकिंग द फ्लोर, लिफ्ट कितना चली होगी। तो लिफ्ट तो 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है और कितने टाइम में टकराया, तो ये टकराया है 4/10 रूट में। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिफ्ट कितना होगा, तो एस, अब देखो ये ग्राउंड फ्रेम से लेना पड़ेगा आपको, ग्राउंड फ्रेम से। तो लिफ्ट का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ AT²। तो लिफ्ट तो एक्सीलरेट करती नहीं है, लिफ्ट और बलून जो होते हैं, लिफ्ट एंड बलून, इनमें इसकी खुद की फोर्स होती है। तो इस पर हम mg का इफेक्ट लेने के बाद इनकी वेलोसिटी मानते हैं। जैसे कि ये ऊपर वेलोसिटी फोर्स से चल रही है ना 4 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब हुआ कि इस पर एक फोर्स ऐसी लग रही होगी जो mg को बैलेंस कर रही होगी, तभी ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है। इसलिए लिफ्ट का कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे u कितना है इसका, u है 4 और t कितना है 4/10 का रूट। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 64/10 का रूट, ये मीटर इतना चलेगी, ठीक है। अब यहाँ से, अब देखिए ये क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम से, आप करके दिखाइए, आप ट्राई करिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम से और चेक करिए कि क्या सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स हम एनालाइज करेंगे यही सेम केस बलून का, लेकिन अब क्या किया गया है कि जो बॉय है इसने कोई भी ऑब्जेक्ट बलून के बाहर फेंक दिया, बाहर फेंका नहीं, ड्रॉप किया है।
तो अब भी हमारा वही ऑब्जेक्टिव है कि कितने टाइम में नीचे गिरेगा, लेकिन यहाँ भी दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर है जो बलून के अंदर है और एक ऑब्जर्वर है जो बलून के बाहर है। तो अब ये टाइम कैसे आप निकालेंगे? जब टाइम निकाल लोगे तो सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी आपकी। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा है, लॉजिक वही है सेम। लॉजिक क्या कहता है कि अगर ये ऑब्जर्वर है, ये जो बॉय है, इसके हाथ में जो भी ऑब्जेक्ट है, तो ग्राउंड से देखने पर, देखो ग्राउंड से देखने पर ये जो बॉय है ये ऊपर चल रहा है कितने से, v से, तो ये ऑब्जेक्ट भी इसका v से ही ऊपर चलेगा। ये लॉजिक है। इसी लॉजिक का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो देखिए पहली सिचुएशन हमारी होगी क्या? सिचुएशन एनालाइजिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड बलून। बलून के अंदर जो भी ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में कैसे इसको देखा जाएगा। तो यहां पर जो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर भी v से ऊपर जा रहा है और जो भी ऑब्जेक्ट इसको छोड़ा गया है ये भी v से ऊपर जा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, जैसे कॉइन मान लेते हैं इसको, कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम है, यही तो आपको समझाया कि दोनों की वेलोसिटी क्यों सेम है। क्योंकि देखिए ये ऑब्जर्वर, ये वाला पॉइंट है, ये v से ऊपर जा रहा है तो ऑब्जर्वर v से ऊपर जा रहा है। इसका हाथ, तो ये खुद जा रहा है v से ऊपर, तो इसका हाथ भी v से ऊपर जा रहा है, तो ये जो कॉइन है ये भी v से ऊपर जा रहा है। तो जब ये कॉइन को छोड़ेगा, तो यहाँ जो भी ऑब्जर्वर होगा उसके लिए तो कॉइन v से ऊपर जा ही रहा था, तो छोड़ेगा तब भी v से ऊपर ही जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ कॉइन कितना है? v है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर भी v है। किसके रिस्पेक्ट में? ये इस ग्राउंड के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हमने सॉल्व किया जब, तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसके रिस्पेक्ट में कॉइन की वेलोसिटी 0 आ गई। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा v माइनस वी इज इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। लेकिन जब इस कॉइन को आपने छोड़ा तो ये तो फ्री फॉल करने लगा। यहाँ पर कॉइन बना लेते हैं, इसको छोड़ा तो ये फ्री फॉल करने लगा। अगर ये फ्री फॉल करने लगा है तो उस कंडीशन में तो जब ये बॉय इस कॉइन को देखेगा तो ये इसको लगेगा कि जी से नीचे जा रहा है, और यहाँ जो ऑब्जर्वर है वो देखेगा तब भी इसको जी से ही नीचे आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन होगा माइनस जी माइनस 0। तो सिचुएशन ये हो गई कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन, इसको मानते हैं लिफ्ट, मान लेते हैं लिफ्ट या बलून जो भी है। चलिए बलून मानते हैं कि लिफ्ट से तो बाहर हम फेंक नहीं सकते, लेकिन बलून से हम बाहर भी फेंक सकते हैं। तो बलून, तो जो कॉइन आएगा वो कॉइन की सिचुएशन ऐसी दिखेगी आपको कि इसकी वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो 0 रहेगी, ये हाइट चेंज होगी नहीं, ये हाइट h रहेगी, और एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगा? माइनस जी होगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस h के बराबर, ये आपका आएगा। तो अब आपको देखना होगा कि इसका कितना जो है इसका आंसर आ रहा है। तो हम सॉल्व करते हैं कि कितना इसका आंसर आ रहा है। तो वही सेम आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका जो फ्री फॉल है तो फ्री फॉल में ये हम इसको एनालाइज कर सकते हैं हम, क्योंकि जो एक्चुअली में g और h, हाँ ठीक है सही है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो 0 है इसकी। नाउ दूसरा केस जो होगा हमारा, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करें तो वही हो जाएगा h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है, क्योंकि देखिए ये ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर ये v है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 है हमारी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप ऑब्जर्वर की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट h नहीं होगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर थोड़ा सा हमने गलती कर दी है, डिस्प्लेसमेंट h नहीं होगा यहाँ पर। देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जर्वर ये होगा, क्योंकि टी टाइम में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा बन गया। इसको हम कॉपी करते हैं। देखिए
इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, दोबारा से इसको हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम इसको एनालाइज करते हैं। देखो अब क्या होगा, हम मानते हैं कि लेट इन टाइम टी कॉइन स्ट्राइक्स सरफेस ऑफ ग्राउंड। तो अब देखिए जो बलून चल रहा था ना, तो बलून चल रहा था कितने से, बलून v से चल रहा था, तो यहां ऑब्जर्वर था, तो ऑब्जर्वर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जर्वर ये कितना हो जाएगा, ये सब ग्राउंड से देखेंगे हम, तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्वर हो जाएगा, वो हो जाएगा v इंटू टी के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो आएगा वो देखिए कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन माइनस एच माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्वर कितना आ जाएगा, वी टी के बराबर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन लगाएंगे एस ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू यू ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस हाफ यू टी प्लस हाफ ए ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे तो कितना है डिस्प्लेसमेंट, माइनस एच माइनस वी टी, यू ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच प्लस वी टी इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2। इसकी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो आएगा जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h प्लस 2vt। सो जी टी स्क्वायर माइनस 2vt माइनस 2h इज इक्वल टू 0। तो t आ जाएगा 2v प्लस माइनस अंडर रूट 4v स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। सो हमारा आंसर आएगा 2v प्लस माइनस यहाँ आएगा 4v स्क्वायर प्लस 8gh डिवाइडेड बाय 2g। लेकिन ये जो टर्म है ये 2v से बड़ा है तो नेगेटिव से हटा दीजिए, तो जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 2v प्लस अंडर रूट 4v स्क्वायर प्लस 8gh होल डिवाइडेड बाय 2g। तो ये बहुत अच्छा है। देखिए अब ये यहाँ पर देखिए आप, इस केस में क्या हुआ, इस केस में अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो थोड़ा कठिन दिख रहा है हमको भाई, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बढ़िया आती हैं। रिलेटिव वेलोसिटी आपकी 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन आपका माइनस जी, मगर रिलेटिव पोजीशन की बात जब करेंगे तो ये बॉल तो नीचे चल रही है लेकिन ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, क्योंकि जब ये देख रहा है इसको तो इसकी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, देखिए यहाँ पर एक पोजीशन जो वो चेंज हो रही है। जब बॉल इसी के अंदर गिर रही थी तो ये और ये पोजीशन बराबर थी, लेकिन बॉल जब बाहर गिर रही है तो ये पोजीशन ए और ये पोजीशन बी है, इनके बीच का डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है आपका। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये। तो जब ग्राउंड फ्रेम से आप देखेंगे तो जो ये ऑब्जर्वर है इसको लगेगा कि जो आपका कॉइन है, इस कॉइन को जो हमने रिलीज़ किया है तो ये ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से और इसका फ्री फॉल हो रहा है g में, और क्योंकि ऑब्जर्वर तो चल ही नहीं रहा है तो ये पॉइंट जब इसको देखेगा इसको, तो ये पॉइंट इसको यहीं के यहीं दिखेगा, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो पहले क्या था, यहाँ पर ऑब्जर्वर था तो डिस्टेंस हमारा चेंज हो रहा था, लेकिन इसके लिए चेंज नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो कैसा होगा, तो आपको दिखेगा कि एक कॉइन है, इस कॉइन की वेलोसिटी v ऊपर की साइड में है, इसका एक्सेलरेशन g माइनस जी नीचे की साइड में है, और ये सेपरेशन h है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको। कैसे लिख सकते हैं, तो अब ग्राउंड के फ्रेम से देखेंगे तो लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एच कितना है माइनस एच, यू कितना है वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा हमारा माइनस एच। तो यहाँ से आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये देखिए नेगेटिव, हाँ तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस, तो आ जाएगा माइनस 2h इज इक्वल टू 2vt
माइनस जी टी स्क्वायर। सो जी टी स्क्वायर माइनस टू वी टी माइनस टू एच इज इक्वल टू जीरो। सो यहां से आ जाएगा जी टी स्क्वायर माइनस टू वी टी माइनस टू एच इज इक्वल टू जीरो आ गया। डायरेक्टली वही सेम इक्वेशन हमारी बन गई। देखिए दोनों इक्वेशन सेम थी, तो यही आंसर आ जाएगा टू वी। तो यह आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल टू टू वी प्लस फोर वी स्क्वायर प्लस कितना, एट जी एच डिवाइडेड बाय टू जी। तो अब देखिए इस केस में जो आपका आसान है वो कौन सा, वो ग्राउंड फ्रेम से देखना आसान है। अगर आप इसकी फ्रेम से देखेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहां पर जब हमने इसकी फ्रेम से देखा तो प्रॉब्लम कहाँ आई। देखो इसने जब इस बॉल को देखा तो ये जो कॉइन है, ये कॉइन भी वी से ऊपर जा रहा था, ये खुद भी वी से ऊपर जा रहा था। तो इसके रिस्पेक्ट में, बॉय के रिस्पेक्ट में कॉइन की वेलोसिटी जीरो आ गई। बिल्कुल सही हुआ। कॉइन ने, इस बॉय ने जब कॉइन को देखा तो इस पर एम जी फोर्स लग रही थी। इसका एक्सीलरेशन जी था, नीचे की साइड में जी, इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं था, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन भी माइनस जी हो गया। लेकिन अब जब ये इस पॉइंट को देख रहा है, क्योंकि जो देखिए एच है ना, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट की दूरी सेम नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन, कॉइन को कुल मिलाकर एच चलना है, तो जितने टाइम में कॉइन एच चलेगा उतने टाइम में ऑब्जर्वर वी टी चल जाएगा ऊपर। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही थी यहाँ पर, लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में ये प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये चल ही नहीं रहा, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट हमेशा वही के वही रहेगा। चलिए इसके बाद नाउ स्टूडेंट्स एक हम क्वेश्चन करते हैं जो वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन है, बट इसको हम रिलेटिव मोशन से करने की कोशिश करते हैं। बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद सम वेलोसिटी सच दैट इट कैन कवर मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू 4h। इसको हमने कुछ यू से फेंका, 4h तक जा सकती है। एट द सेम टाइम बॉल बी ड्रॉप फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट h, इधर से ड्रॉप किया गया। फाइंड द हाइट वेयर बोथ बॉल्स मीट, तो यहाँ लिख लेते हैं ड्रॉप किया है इसको। इसको हमने ड्रॉप किया, इसको हमने यू से फेंका है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं इसको यू से फेंका है। इवेंट क्या है? तो देखिए इवेंट है हमारा, वो है कॉलिजन ऑफ बॉल ए एंड बी। ए और बी दोनों बॉल्स का कॉलिजन है। तो पहले टाइम निकालना है। देखिए तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक बॉल को हम ऑब्जर्वर ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये u निकालते हैं। तो 4h मैक्सिमम कहाँ, 4h तक जा सकती है। u स्क्वायर बाई 2g होती है मैक्सिमम हाइट। भाई ये तो हमारा क्या मोशन और ग्रेविटी है। u स्क्वायर बाय 2g जो होती है मैक्सिमम 4h तक जा सकती है। तो u की वैल्यू आ गई, वो आ गई 2g, यहाँ पर हो जाएगा 8gh का अंडर रूट आ जाएगा u। अब क्या करेंगे, अब विद रिस्पेक्ट टू बॉल बी हम इसको एनालाइज करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू बॉल बी, तो पहले हम ग्राउंड फ्रेम से दोनों सिचुएशन एनालाइज कर लेते हैं। ये तो बॉल बी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 रिलीज किया गया है, और एक्सीलरेशन कितना है, -g है। ये बॉल बी है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉल ए है, और बॉल ए की जो वेलोसिटी है u, ये है 8gh का रूट ऊपर की साइड में, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो भी -g है नीचे की साइड में। तो ये जे कैप हम लिख देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा आपका। तो ए की वेलोसिटी कितनी है, 8gh, और बी की कितनी है, 0। एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी आएगा। तो ए का एक्सीलरेशन कितना है, -g जे कैप, माइनस बी का एक्सीलरेशन कितना है, -g जे कैप। तो कितना आ गया, ये तो 0 आ गया, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 आ गया। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जब बी, अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट बी का 0 करना पड़ेगा। तो बी को रोक दो आप, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। तो कितना आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ए का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि बी तो रुक ही गया है, तो ए का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा h के
बराबर, इक्वेशन लगाते हैं हम, सेकंड इक्वेशन, तो H इज इक्वल टू यू कितना है, U है 8GH, 8GH UT प्लस हाफ A0 है टी स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे तो यहां पर जो t की वैल्यू आ रही है वो आ रही है H/8GH का अंडर रूट, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा H/8G का रूट। इतने टाइम में ये दोनों बॉल्स मिलेंगी। अब इनको मिलते हुए कौन देख रहा है, तो ये तो ग्राउंड का ऑब्जर्वर देख रहा है भाई, जो ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर वो देख रहा है इनको मिलते हुए। तो बॉल ए जो है वो ऊपर फेंकी गई है कितने से, 8GH से फेंकी गई है ऊपर U। जो ये ऑब्जर्वर है इसको यही दिख रहा है, इसको तो ये दिख रहा है कि U से फेंकी गई है, और इसका एक्सीलरेशन कितना है, तो इसका एक्सीलरेशन है -g के बराबर। तो अब बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जब ये दूसरी बॉल से मीट करेगी, यही तो हमको देखना है, दोनों बॉल जब मीट करेंगी तो ये इधर पर कैसे लगाएंगे, इधर पर हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। सो हाइट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर प्लस हाफ AT स्क्वायर बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है उसको तो U कितना दिख रहा होगा इसका, 8GH, और T कितना है, टाइम कितना है, H/8G, H/8G का रूट प्लस हाफ -G इंटू टी स्क्वायर H/8G। यहां से आ जाएगा हमारा, देखिए तो आ जाएगा H -G/2, H-G/2 इंटू H/8G, G से G कैंसिल हो गया, H-H/16, तो ये आएगा 15H/16। तो 15H/16 पर जाकर ये दोनों बॉल मिलेंगी, तो हाइट आपकी जो आ रही है H इज इक्वल टू 15H/16 आ रही है। नौ अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहां पर लिफ्ट A, B and C आर मूविंग विद एक्सेलरेशन एज शोन। अ बोल्ट फॉल्स फ्रॉम द रूफ ऑफ लिफ्ट A। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर A, B and C। ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां पर ये जो लिफ्ट 1 है ये G/2 से ऊपर जा रही है। अब ये रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। ये लिफ्ट B है, ये G/3 से नीचे आ रही है, ये लिफ्ट G/5 से ऊपर जा रही है। तो अब देखिए ध्यान से सॉल्व करते हैं। तो जब ये बोल्ट नीचे गिरा, तो इसका तो फ्री फॉल आने लगा। भाई कहीं से भी देखोगे तो हवा में आ गया है, इसका फ्री फॉल आ गया, फ्री फॉल। तो जो भी ऑब्जर्वर ग्राउंड पर बैठा होगा उसको क्या लगेगा कि ये किससे नीचे आ रहा है, ये G से नीचे आ रहा है। अब एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू A, तो किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में, तो A के एक्सीलरेशन को 0 करना पड़ेगा हमको। तो देखिए यहां पर जो बोल्ट है ये G से नीचे आ रहा है और A किससे, A आपका G/2 से ऊपर जा रहा है, और निकालना क्या है, एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू A। तो A के एक्सीलरेशन को 0 करना पड़ेगा आपको। तो इसको हमने क्या किया, G/2 नीचे जोड़ा, तो इसको भी हमने G/2 नीचे जोड़ दिया। तो यहाँ कितना आ जाएगा, वही है सेम, इसको हमने और G/2 नीचे जोड़ा तो कितना आ गया, G प्लस G/2। तो ये आ जाएगा हमारा 3G/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बाकी ये वेक्टर से भी कर सकते हो, एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सीलरेशन ऑफ A, तो ये कितना है, -G माइनस G/2। तो ये आ जाएगा 3G/2 नेगेटिव में। जैसे भी आपको करना चाहे वैसे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू B। तो एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू B, तो अब क्या है, बोल्ट तो दोबारा से -G से नीचे जा रहा है, -G/J, और माइनस एक्सीलरेशन ऑफ B G/3 से नीचे जा रही है, तो माइनस ऑफ -G/3 J।
तो यहाँ आ जाएगा माइनस जी प्लस जी बाय थ्री। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस थ्री जी प्लस जी बाय थ्री, तो माइनस टू जी बाय थ्री आ जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू सी, तो एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सीलरेशन ऑफ सी, तो बोल्ट का एक्सीलरेशन कितना, दोबारा से जी ही है, माइनस जी जे कैप माइनस में, माइनस एक्सीलरेशन ऑफ सी, तो ये हो जाएगा, देखो पॉजिटिव है, जी बाई फाइव जे कैप, दोनों जोड़ना पड़ेगा, माइनस जी बाई फाइव, जे कैप में जब दोनों आएंगे तो यह जाएगा 5 और 1 6 जी बाय 5 माइनस में जे कैप। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए देखेगा तो ए को ये बोल्ट 3 जी बाय, ए को ये बोल्ट 3 जी बाय 2 नीचे आते हुए दिखाई देगा एक्सेलरेशन से। जब बी देखेगा इसको, तो बी का कितना आया था हमारा 2 जी बाई थ्री, तो बी देखेगा तो ये नीचे आते हुए दिखाई देगा 2 जी बाई थ्री से, और जब सी देखेगा तो ये नीचे आते हुए दिखाई देगा 6 जी बाय फाइव से। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अ कॉइन इज रिलीज्ड इनसाइड अ लिफ्ट एट हाइट 2 मीटर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ लिफ्ट। The height of lift is 10 meter. The lift is moving with acceleration of 11 meter per second square downward direction. The time after which coin will strike with the lift. क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने रिलीज़ किया कॉइन को। जब हमने कॉइन को रिलीज़ किया, जैसे ही हम कॉइन को रिलीज़ करते हैं तो फ्री फॉल होना शुरू होता है। फ्री फॉल, चाहे तो ये ऑब्जर्वर इस लिफ्ट के अंदर हो यह कोई ऑब्जर्वर लिफ्ट के बाहर हो, दोनों के लिए इसको ये फ्री फॉल दिखता ही है। अब हमारा इवेंट क्या है, हमारा इवेंट है वो है क्या, वो है कॉलिजन ऑफ कॉइन विद लिफ्ट। तो यहां से देखेंगे, देखिए हम क्या है, ऑब्जर्वर कौन सा मानते हैं, लिफ्ट के अंदर का ऑब्जर्वर मानते हैं। तो हम लिखेंगे एक्सीलरेशन, देखिए एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन कितना है, -10 जे कैप में, माइनस लिफ्ट का क्या है, -11 जे कैप में। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 जे कैप। यहाँ से हमको समझ में आया कि देखिए लिफ्ट तो 11 से नीचे चल रही है और ये 10 से नीचे जा सकता है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कभी भी मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि लिफ्ट का ये पॉइंट चल रहा है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे और कॉइन चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे, तो ये तो तेज चल रहा है ना, इसकी एक्सीलरेशन ज़्यादा है, तो ये कभी मिल नहीं सकते हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट धीरे धीरे इस कॉइन की तरफ बढ़ता जाएगा और टकरा जाएगा ऊपर। तो इसका मतलब कॉइन ऊपर की साइड में, जब ये ऑब्जर्वर या ये लिफ्ट के अंदर जो भी ऑब्जर्वर है वो देख रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि जो कॉइन है ये ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है, ना कि नीचे। यहाँ से हमको समझ में जो आ रहा है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन मोशन लगाते हैं, और ऑलरेडी ये जो डिस्टेंस है ये भी हमको पता है, क्योंकि कुल मिलाकर लिफ्ट जो है वो 10 मीटर ऊंची है, तो ये 8 मीटर का डिस्टेंस है। सॉल्व करेंगे इसको, तो रिलेटिव से ही सॉल्व करते हैं। तो displacement of coin with respect to lift is equal to u of coin with respect to lift into t plus half a of coin with respect to lift into t square। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ जाएगी, क्योंकि जो भी ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर होगा, जब भी कॉइन को छोड़ा होगा, तो जिस इंस्टेंट पर कॉइन को छोड़ा है तो कॉइन की वेलोसिटी भी वही होगी जो इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अभी सिखाया है आपको अभी हमने। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ गया, 8 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी आ गया 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड में ये जो कॉइन है ये लिफ्ट से टकराएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रांसपेरेंट एलिवेटर्स कार ए एंड बी आर मूविंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। कार ए इज मूविंग अप एंड रिटार्डिंग एट A1। ये ऊपर तो जा रही है लेकिन इसका रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसका एक्सीलरेट नीचे की साइड में, रिटार्ड मतलब एक्सीलरेट नीचे की साइड में कर रही होगी, ये A1 है। एंड कार बी
इज मूविंग डाउन, ये नीचे तो जा रही है, मूविंग डाउन, और रिटार्डिंग एट A2, रिटार्ड कर रही है A2 से, तो A2 दोबारा आपको ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट ही होता है कि V के अपोजिट में A होना चाहिए। अब क्या बोला गया इसके अंदर, पर्सन इन कार A ड्रॉप्स अ कॉइन इनसाइड कार, तो यहां पर एक कॉइन को ड्रॉप कर दीजिए। तो जैसे ही हमने यहां पर एक कॉइन को ड्रॉप किया, तो आपको अभी बता दिया है फ्री फॉल होगा इसका। तो यहां पर्सन है, इसने ड्रॉप किया है इसको, तो इसका फ्री फॉल होगा। अब क्या बोला गया इसके अंदर, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन ऑब्जर्व्ड बाय कार बी, इसका कितना एक्सीलरेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, यहां लिख देते हैं एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। तो कॉइन का एक्सीलरेशन कितना है हमारा, वो है -g माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना है हमारा, वो है ऊपर की साइड में, देखो ये जे कैप में है, माइनस ये है हमारा A2 जे कैप। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू बी जो आएगा वो आएगा G प्लस A2 माइनस जे कैप में। दैट मीन्स यहां से आएगा एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू G प्लस A2 आएगा, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो हमारा आंसर है इसका A। 3 elephants A, B and C are moving along a straight line with a constant speed in same direction as shown. Speed of A is 5 meter per second and C is 10 meter per second. Initial separation between A and B is D and between B and C is also D। ये सब D है, सब दिख रहा है क्वेश्चन में। When B catches C, जब ये इसको पकड़ेगा, मतलब U ज़्यादा होनी चाहिए 10 से, U इज ग्रेटर देन 10, तभी पकड़ सकता है। सेपरेशन बिटवीन A एंड C बिकम 3D, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 3D होगा। देन द स्पीड ऑफ B विल बी, देखिए ध्यान से, हम मानते हैं लेट इन टाइम T B कैचेस C। तो T टाइम में, तो T टाइम कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू C। विद रिस्पेक्ट टू C अगर मोशन को एनालाइज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, C की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो अभी C की वेलोसिटी 10 इस साइड है, तो हमको इस साइड 10 देनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी U माइनस 10 के बराबर। तो कुल मिलाकर T टाइम कैसे निकालोगे आप, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी U माइनस 10, इतना टाइम है। अब देखिए ध्यान से, इसको हमने रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है। तो जब हमने इसको रोका है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, U तो यहाँ पर 10 हो जाएगी, इसकी 5 यहाँ पर इसकी 10 हो जाएगी। तो अब ये तो रुका हुआ है, स्टॉप है। तो जितने टाइम में ये इसने इसको पकड़ा, उतने टाइम में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 3D हो गया है। तो यहां से हम देखिए सॉल्व करते हैं। तो अब 3D इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन A एंड C एट T इज इक्वल टू D अपॉन U माइनस 10। D अपॉन U माइनस 10 में हो गया है। अब यहां से हम करते हैं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, सॉरी C। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C जब करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ C आ जाएगा। A कितना है 5 और C कितना है 10, तो आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। यहां से टाइम पता है हमको, सेपरेशन पता है। तो देखिए ये 2 एलिफेंट हैं, ये A है, ये C है, इनके बीच का सेपरेशन कितना 3D हो गया। T टाइम आपको दिया हुआ है, और इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C -5। तो सॉल्व करते हैं, -5 इंटू T, ये A चला है, ठीक है ना, ये चला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ A। तो अब देखो ध्यान से आप, ये 3D है, तो 3D कैसे निकालेंगे हम, तो 3D ऐसे हम निकालेंगे कि T टाइम में ये कुछ आगे चला होगा। तो ये कितना आगे चला होगा, तो 2D में से
ये डिस्टेंस आप माइनस करो तो 3D देखिए टोटल 3D डिस्टेंस है। अब टोटल 3D डिस्टेंस तो वो कैसे आएगा, इसको हमने रोक दिया है। तो अगर ये आगे तो चल नहीं सकता, ये पीछे ही चलेगा, तो ये जितना पीछे चलेगा तो 2D में से वो डिस्टेंस आप प्लस कर दोगे तो 3D डिस्टेंस आना चाहिए, क्योंकि देखो रिलेटिव वेलोसिटी पीछे की साइड में। तो यहीं से हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो एलिफेंट है ए, ये पीछे चल रहा है, कितने से चल रहा है ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और इनके बीच का सेपरेशन अब कितना हो गया है 3D हो गया है सेपरेशन। तो सॉल्व करेंगे तो 5t चला प्लस 2D पहले था, ये कितना हो जाएगा, ये 3D के बराबर हो जाएगा। तो 5t किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा। तो 5 इंटू टी, टी कितना दिया हुआ है d अपॉन यू माइनस 10, d अपॉन यू माइनस 10 इज इक्वल टू डी आ गया। तो 5 इज इक्वल टू यू माइनस 10, तो u आपका आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 ट्रेन्स A and B 100 किलोमीटर अपार्ट आर ट्रैवलिंग टुवर्ड ईच अदर ऑन डिफरेंट ट्रैक विद स्टार्टिंग स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर फॉर बोथ। डायग्राम बना दिया। ट्रेन ए एक्सीलरेट 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये एक्सीलरेट कर रही है। ट्रेन बी रिटार्ड्स 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो ये रिटार्ड कर रही है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन है व्हेन दे क्रॉसेस ईच अदर, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार कराया हुआ है। यहाँ 100 किलोमीटर है, तो ये 100 किलोमीटर अगर आप देखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी बताते हैं। तो u ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो u ऑफ a 50 माइनस u ऑफ b, तो माइनस 50। देखिए डायरेक्शन है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 100 किलोमीटर पर आवर। एक्सीलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो एक्सीलरेशन ऑफ a कितना है 20 माइनस एक्सीलरेशन ऑफ b कितना है माइनस 20। नहीं, एक्सीलरेशन का -20 नहीं है, इसका 0 आएगा एक्सीलरेशन। देखिए यहां पर क्या करते हैं, इसको लेते हैं 20 आई कैप माइनस 20 आई कैप, तो ये तो 0 आ गया आपका। तो यहां से अगर आप देखें, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी तो रोक दिया है, तो 100 आ गया। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड इक्वेशन में और देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो s ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू u ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इंटू टी प्लस हाफ a ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इंटू टी स्क्वायर तो ये 100 है, 100 t आ गया प्लस 0, तो ये t आएगा 1 आवर। अगर t 1 आवर आएगा तो अब 1 घंटे में a कितना चला ये निकाल लीजिए ग्राउंड की फ्रेम से। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू ए इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो यू ए कितना है, यू ए आपका है कितना 50 इंटू 1 प्लस हाफ, और दूसरा क्या है 20 इंटू 1 स्क्वायर, तो 50 प्लस 10 ये आएगा 60 किलोमीटर्स। तो 60 किलोमीटर हमारा आंसर है। A train is moving with speed 36 km per hour, takes 14 seconds to cross a bridge of length 100 meter. Find the length of train. पहले तो स्पीड है हमारी, इसको हम मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो यहाँ से हमको पता चल गया ये 1, तो यहाँ पर आया 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड से एक ट्रेन चल रही है। अब देखिए बड़े ध्यान से कि जब ये ट्रेन चलेगी तो देखो ये ट्रेन, इस ट्रेन को जब ये क्रॉस करेगी तो देखो ट्रेन की तो कुछ लंबाई होती है ना, इसका मतलब कि ट्रेन ने कुल मिलाकर 100 मीटर तो इसको किसको कवर किया, ब्रिज को। उसके बाद इसने कुल अपनी लेंथ को भी कवर किया, मतलब कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ने कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन वो कितना है, वो है 100 प्लस एल। इतना डिस्टेंस ने कवर किया है, तभी तो वो पूरा का पूरा ब्रिज को क्रॉस कर पाएगी। तो यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्टेंस 100 प्लस एल इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 10 इंटू 14 आ जाएगा।
तो 100 प्लस एल इज इक्वल टू 140 आ गया, तो एल आ जाएगा हमारा 40 मीटर। तो 40 मीटर लंबी हमारी क्या है, ट्रेन है।